नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिहार दरोगा का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये पेपर है प्रवर्तन अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि 29/8/2021 को कंडक्ट हुआ था। इससे पीछे हमने 2021 और 22 यानी कि 22 मेंस और 2021 पीटी दो पाली में हुआ था। पीटी और मेंस पीटी दो पाली में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट और उसका मेंस। तो इसका ये तीनों पेपर का डिस्कस किया गया है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 3 पेपर का हमने डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रवर्तन अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पूछा गया था 29/8/2021 के डेट में, उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1887 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा 1887 ईस्वी में इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पोंग बांध कहाँ स्थित है। पोंग बांध स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन है पोंग बांध कहाँ स्थित है। बांध से नेशनल एयरपोर्ट से ये सबसे क्वेश्चन बनाता है स्टैटिक जीके के अंतर्गत। तो पोंग बांध जो है ये जो स्थित है ये जो है हिमाचल प्रदेश में ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सीएम पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सीएम याद रखेंगे कि सुखविंदर सिंह सुखू ठीक है। और इसका गवर्नर के बारे में अगर पूछ ले, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर के बारे में, तो शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर ठीक है। और सीएम क्या हो जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखिए, राज्यसभा में इसके लिए 3 सीट आवंटित है, वही लोकसभा में 4 सीट आवंटित किया गया हिमाचल प्रदेश के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, यूनिसेफ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पड़ता है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इससे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, प्रोटीन का टूटना कहाँ होता है? प्रोटीन का टूटना कहाँ होता है? तो ये होता है अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये टोटल होता है 15। लोक लेखा समिति में टोटल जो है 15 सदस्य जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाता है? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 275 में किया गया है। अनुच्छेद 275 के तहत संघ जो है राज्य सरकार को अनुदान जो है प्रदान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 12 में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा किया गया। 268 से 293 का जो अनुच्छेद है उसमें केंद्र सरकार और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का चर्चा किया गया है और भाग 12 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया है? 1976 में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीट होनी चाहिए? ये सब क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है ये सब पॉलिटी से है। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। ठीक है। तो भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीट होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो है टोटल सीट का 1/10 होना चाहिए। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, भूपर्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? भूपर्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ये फेल्ड स्पार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इस टाइप के प्रश्न को भी आप स्टैटिक जीके के अंतर्गत रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का संदर्भ क्या था? तो ये सादिकपुर सिनौली किसके लिए फेमस है, इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फेमस इसके लिए है कि यहाँ 125 कब्र मिला था, 125 कब्र मिला था जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। 125 कब्र मिला है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक निम्न में से किसके निर्माण में होता है? ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक निम्न में से किसके निर्माण में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। इससे पीछे 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी चैनल पे अवेलेबल है, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर पर प्रश्न देखने से एक आइडिया लग जाता है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में बनता है, खास के दरोगा के एग्जाम में। तो स्टैटिक जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए, जठर रस का पीएच मान होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो होगा ये 3 होगा। 3 नहीं होगा, जठर रस का पीएच मान जो है ये 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो ये जो है चतुष्फलकीय होगा, चतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, बारामूला किस नदी के किनारे? देखिए ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके। बारामूला किस नदी के किनारे है? तो बारामूला जो है ये झेलम नदी के किनारे है। इसका पुराना नाम जो है बितस्ता पड़ता, बितस्ता संस्कृत में, संस्कृत या पहले के टाइम में बितस्ता बोलते हैं झेलम नदी को। किसी भी प्रश्न में अगर गलत आंसर टिक हो जाता है तो आपसे निवेदन है कि आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया कीजिए। प्याज का कौन सा भाग भोजन संचित करता है? प्याज का
कौन सा भाग भोजन संचित करता है? तो क्या हो जाएगा? सल्क पत्र। सल्क पत्र ये जो है आप बोटनी के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है? देखिए ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है? तो ये जो है इसमें है स्तंभ लेख, इसके लिए विख्यात है। ये जो है जगह जो है लौरिया अरेराज जो है बिहार में पड़ता है। बिहार में कहाँ? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। यहाँ से जो क्या है मौर्य सम्राट अशोक, अशोक का स्तंभ लेख है, ठीक है। अशोक के 7 लेखों की कितना संख्या है? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसको थोड़ा विस्तार से देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिहार स्पेशल बोलिए या फिर स्टैटिक जीके के अंतर्गत रख सकते हैं। और ये मौर्य काल में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, मौर्य काल, और इसको थोड़ा विशेष में देख लीजिएगा बिहार के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा पोल्लावरम, पोल्लावरम से प्राप्त हुआ है। कहाँ पड़ता? मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए, कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है ये पड़ता उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता, जो बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। जो एल्युमिनियम का एक खनिज होता है बॉक्साइड, उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत देख सकते हैं आप इसको, या स्टैटिक के अंतर्गत भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी का स्टैटिक जी के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, भारतीय संविधान के कौन सा, पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्चतम उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 228। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाए, थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार जो है, थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो थाईपुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। भक्त क्या करते हैं इस दिन? कि पलानी मंदिर में, पलानी मंदिर है वहाँ कोई, तो पलानी मंदिर में दर्शन इस दिन विशेषकर करते हैं, थाईपुसम त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए, प्रकाश और ध्वनि, ये फिजिक्स के अंतर्गत प्रश्न ले सकते हैं। प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से, प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से है, तो इसका क्या वजह है? ध्रुवीकरण। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए कि कांवर झील किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक जीके या ज्योग्राफी और बिहार के संदर्भ में। तो स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है बिहार के संदर्भ में। तो कांवर झील जो है ये बिहार में पड़ता है, बिहार में बेगूसराय।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी। पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी, 26 नंबर प्रश्न। तो इसका क्या हो जाएगा, सल्फा ड्रग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए, निम्न में से कौन सी धातु या मिश्र धातु सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। निम्न में से कौन सी धातु या मिश्र धातु सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टील। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिसिटी, इंग्लिश में इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्रत्यास्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए कि गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। स्टैटिक जी के बिहार स्पेशल। गंगा, इसको ज्योग्राफी के अंतर्गत भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है रिवर, उसके अंतर्गत इसको पढ़ सकते हैं। तो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर जो है बसा हुआ है। तो इसका ये जो बसा हुआ है ये पाटलिपुत्र है, और प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र बोला जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए, निम्न में से किस तरंग का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बोलते हैं इसको हम लोग, वेवलेंथ सबसे कम होता है। किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये सबसे कम होता है एक्सरे का, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया। तो इसका सही आंसर बन जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। ये सब क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो मुगल बादशाह जो दिया था अकबर सेकेंड, अकबर सेकेंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सती प्रथा को इन्होंने अंत किया था, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के प्रयास से अंत किया गया था। इन्होंने एक और क्वेश्चन बना है, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और एक और प्रश्न बना था, आत्मीय समाज का स्थापना किए थे। क्या क्या प्रश्न बना, ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज का स्थापना किए थे। इन्होंने सती प्रथा को अंत किया था। इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और या आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है। और इनका मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, ये भी क्वेश्चन बना है, ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ हो गया था। ठीक है। और यहाँ तक बता दिए, तो आप ये भी याद रखिए कि इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को हुआ, 1772 को हुआ। कहाँ, बंगाल में। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए कि भारत में किस राज्य में गर्तावास, गड्ढा घर का सर्वाधिक साक्ष्य मिला। भारत के किस राज्य में गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य जो है मिला है। तो ये जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाए, अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है। अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है। देखिए अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि मौर्य साम्राज्य, इससे दूसरा प्रश्न आपको अभी मिल गया। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख में मिलता है, जो कि कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में नहीं है, ये गुजरात में नहीं है, ये है स्थित कर्नाटक के रायचूर जिला में। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए, काकरापारा परियोजना स्थित है। देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया, काकरापारा जिला और काकरापारा परियोजना स्थित है, तो ये जो स्थित है ये ताप्ती नदी पे है। ताप्ती नदी गुजरात में पड़ता है। देखिए नर्मदा नदी पे एक क्वेश्चन बना है, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। रावी नदी पे एक क्वेश्चन बनाया था कि रंजीत सागर बांध परियोजना है। रंजीत सागर बांध परियोजना, रावी नदी पे रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ, रावी नदी पे। वही जो है नर्मदा नदी पे क्या है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, देखिए उकाई जो है, उकाई नदी पर ये ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना, ठीक है ये ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। नर्मदा नदी पर क्या हो गया, सरदार सरोवर परियोजना, और रावी नदी पे हो जाएगा रंजीत सागर बांध परियोजना। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। काकरपारा के बारे में हमने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, 36। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैसूर में, मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या था, निर्धारित लगान, नमक कर इत्यादि के विरोध में ये जो है सबने अवज्ञा आंदोलन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। देखिए वीडियो लंबा बनता है तो 2x करके इसको देख लिया कीजिए कि एक्सप्लेन में क्या होता है। वीडियो जो है लगभग 1 घंटे के आसपास का बनता है, तो इसको 2x करके आप देख लीजिए। और मैथमेटिक्स में खास के मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रश्न जब आप डिटेल में सॉल्व करते हैं ना, जब हम डिटेल में सॉल्व करते हैं तो होता क्या है, वीडियो लंबा बन जाता है, तो इसको 2x करके देख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए, सर्वाधिक चाय उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, क्वेश्चन नंबर 39। तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा भारत में, ये हो जाएगा असम।
और विश्व में पूछ ले तो विश्व में प्रथम स्थान पे है चाइना, और वही भारत का स्थान इस श्रेणी में है चाय उत्पादन में दूसरा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? तो ये जो है परामर्शी अधिकार जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो क्षेत्राधिकार है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसके बाद आपका आ जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके बाद आ जाएगा उच्च न्यायालय के मुकदमों का हस्तांतरण, उसके बाद प्रशासकीय अधिकार, लेख जारी करने का अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार, ये सब जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, वही सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आएगा, और उसके बाद अपीलीय अधिकार आएगा, परामर्शदात्री अधिकार आएगा, क्षेत्राधिकार आएगा, वही पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार आएगा, अभिलेख न्यायालय तथा मौलिक अधिकार का रक्षक, ये सब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे अवशिष्ट शक्तियाँ का अंतिम निर्णय कौन करता? अवशिष्ट शक्तियाँ का अंतिम निर्णय कौन करता? ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये है हिंदी को, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 43 का CaOH2 का रासायनिक नाम सूत्र क्या है, या रासायनिक नाम क्या है? CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? चूने का पानी। क्वेश्चन नंबर 44 का जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, ये भी केमिस्ट्री का प्रश्न। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3X H2O, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गेहूं के लिए। स्टेपी क्षेत्र गेहूं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए, किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई? किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत जो है किया गया था? तो इसका सही आंसर बन जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? स्थापना हो जाएगा 1 अगस्त 1849। और इसी के तहत जो है 16 अप्रैल 1853 को, 1853 है या 33 है, कंफर्म हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आई थिंक 1853 ही होना चाहिए। तो आप इसके बारे में जानते हैं तो आप अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो इसके तहत 16 अप्रैल 1853 या 33 होगा। इसके तहत क्या हुआ था? मुंबई तथा थाने के बीच ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए। 46 तो डिस्कस हो गया। 47 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इनमें से कौन है जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रचारित किया? प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रसारित किया? मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
तो ये जो है बलबन के द्वारा प्रसिद्ध इसे किया गया था। बलबन के द्वारा, बलबन से एक और प्रश्न एग्जाम में बना है कि सिजदा और पैबोस, ये प्रथा को लागू किया था बलबन के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? 49, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ये कैग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। महालेखा परीक्षक, कैग को बोलते हैं महालेखा परीक्षक, और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में 148 से लेकर 151 के बीच किया गया है। क्वेश्चन 50 पे आ जाए, पश्चिमी विक्षोभ अपनी नमी निम्न में से किस सागर से प्राप्त करता? पश्चिमी विक्षोभ अपनी नमी निम्न में से किस सागर से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए, तत्कार, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? तो इसका सही आंसर बन जाएगा आपका कथक। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है? निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंस, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं एग्जाम कंपटीशन के लिए, जैसे बैंक हो या कोई अन्य एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर से कौन सा पूछा जाता है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा बाइट, ठीक है। बाइट सबसे छोटा होता है। उससे बड़ा होता है किलोबाइट, केबी बोलते हैं। उससे बड़ा होता है मेगाबाइट, और उससे बड़ा होता है गीगाबाइट। उससे बड़ा होता है टेराबाइट। यहीं तक है ना। सबसे छोटा बाइट, उससे बड़ा केबी, उससे बड़ा एमबी, मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो इसके अनुसार आंसर बन जाएगा बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए, सौरभ लोढ़ा का संबंध निम्न में से किस संस्थान से? सौरभ लोढ़ा का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? तो आईआईटी बॉम्बे से है। किस संदर्भ में ये क्वेश्चन बना था? तो सौरभ लोढ़ा का संबंध आईआईटी बॉम्बे से है। और प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2020 में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड नैनोलॉजी से सम्मानित किया गया था। इसी की वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था 2021 में, कि सौरभ लोढ़ा कौन थे? प्रोफेसर थे आईआईटी बॉम्बे का। उनको 2020 में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए, आईआईटी मद्रास ने जिस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बनाया है उसका नाम क्या है? आईआईटी मद्रास के द्वारा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाया गया, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम जो है पाइमो रखा गया है, पाइमो। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए, बिग ट्रंक रूट का संबंध किससे है? बिग ट्रंक रूट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए, कपिला अभियान का संबंध किससे है? कपिला अभियान का संबंध किससे है? तो बौद्धिक संपदा से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए, मनोज दास जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, उस संदर्भ में पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा? साहित्य और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए, डीआरडीओ ने
किस प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया? DRDO ने किस प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा रुद्रम फर्स्ट। ठीक है, DRDO के विषय में पूछ ले तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एस्टेब्लिश ईयर पूछ लेता है तो 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेड क्वार्टर के विषय में पूछ ले तो न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर है, न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी राजनाथ सिंह है। और इसका चेयरमैन जो है, DRDO का अभी चेयरमैन जो है ये है समीर बी कमल, समीर बी कामत। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए। फ्रेंच ओपन 2020 महिला विजेता कौन थी? फ्रेंच ओपन 2020 का महिला विजेता कौन था उस समय? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्वितेक। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी के संदर्भ में बनना चाहिए 2023 के संदर्भ में। तो फ्रेंच ओपन 2023 जो है जीता गया है ईगा स्विटेक के द्वारा। ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली, पोलैंड। ठीक है, फीमेल वर्ग में। वही मेल में अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन से शहर को प्रथम स्थान मिला है 60 नंबर में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। ग्लोबल पीकॉक एनवायरमेंटल अवार्ड 2020, ग्लोबल पीकॉक एनवायरमेंटल अवार्ड 2020 किसे मिला? तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा, उस समय मिला था सेल को। ठीक है, लेकिन अभी के संदर्भ में बन जाए 2023 के संदर्भ में प्रश्न अगर बनता है तो ये मिला है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। 2023 में किसे मिला है? ग्लोबल पीकॉक इन्वायरमेंटल अवार्ड 2023 किसे मिला है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को यह अवार्ड जो है दिया गया है 2023 का। क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए। इन्फ्यूज़र और सीलम का संबंध किस क्षेत्र से है? इन्फ्यूज़र और सीलम का संबंध किस क्षेत्र से? 62 का, तो इसका हो जाएगा पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। भारत में निम्न में से किस ई मार्केट को लॉन्च किया? भारत ने निम्न में से किस ई मार्केट को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर बन जाएगा CAIT। ठीक है, किसी भी प्रश्न में अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो जाता है या पढ़ने में क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाता है तो आप क्वेश्चन को देख के पढ़ लीजिए। और किसी भी तरह का त्रुटि अगर होता है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए। मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालय इको हार्ड कवर पुस्तक के लेखक कौन है? मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको हार्ड कवर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, बुक एंड ऑथर से भी आपको ऑथर ये से एग्जाम में कम से कम 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा।
तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ये लिखा गया है कांसम हिमालय सिंह के द्वारा। 65 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सही आंसर बन जाएगा शायर थे, ये प्रसिद्ध शायर थे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए, इसरो का शैक्षिक सेंटर कहाँ है। इसरो का शैक्षिक सेंटर कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, इसरो के विषय में जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। जुरिडिक्शन के विषय में पूछ ले तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में, तो श्रीधरा सोमनाथ। कहाँ है, क्या है चेयरमैन, श्रीधरा सोमनाथ। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, शैक्षिक संस्था भी सेंटर भी कर्नाटक में है। क्वेश्चन 67 पे आ जाए, संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है। संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है 67 का, तो एकीकृत न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा नदी का निक्षेप है। निम्न में से कौन नदी का निक्षेप है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा जलोढ़ पंख। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में जी का मान क्या होता है। जी का मान में क्या परिवर्तन होगा, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जब जाएंगे तो ये जो है जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए, कैंसर की जांच निम्न में से कौन है। कैंसर की जांच निम्न में से कौन है, तो ये बायोप्सी कैंसर का जांच है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एस्टेब्लिश ईयर पूछ ले तो 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और थीम क्या है, तो थीम क्या है, सभी के लिए प्रतिष्ठा। थीम से भी क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। थीम क्या है, सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय, ये थीम है। एस्टेब्लिश कब किया गया है, 1948 में। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाए, कोरबा कहाँ अवस्थित है। कोरबा कहाँ अवस्थित है, देखिए कोरबा के विषय में क्यों पूछा, ये भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है। तो कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो कोरबा कहीं फेमस होगा, इसके लिए वजह से पूछा गया होगा। तो कोरबा को ऊर्जा धानी बोलते हैं, ऊर्जा धानी, या इसको ऊर्जा नगरी भी बोलते हैं, ऊर्जा नगरी इसके लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन, भूपेश बघेल सीएम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताल्लुक है इनका। देखिए गवर्नर के विषय में पूछ ले तो गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के, तो विश्वभूषण, ये फिर से लिखते हैं, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ये कौन है, गवर्नर है। सीएम क्या है, सीएम कौन है, भूपेश बघेल। ठीक है, लोकसभा में टोटल 11 सीट है,
वही राज्यसभा में 5 सीट अलॉट किया गया है और विधानसभा में, विधानसभा कैसा है, एक सदनात्मक है और टोटल 90 सीट है, ठीक है, जहां इलेक्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए। गाड़ी में ब्रेक होगा। गाड़ी में ब्रेक लगाने पर किस कारण यात्री आगे की ओर झुकता है? 73 का क्या हो जाएगा? जड़त्व के वजह से, जड़त्व के वजह से ये ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए कि राज्यपाल का विशेषाधिकार का संबंध निम्न में से किससे है? राज्यपाल का विशेषाधिकार का संबंध निम्न में से किससे है? 74 का तो इसका हो जाएगा, देखिए, संवैधानिक विवेकाधिकार से और अप्रत्यक्ष विवेकाधिकार, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? अमृतसर, अमृतसर। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1574 अमृतसर का स्थापना सिख के चौथवें गुरु रामदास थे। इन्होंने 1574 में अमृतसर को स्थापित किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए कि यदि किसी आंकड़े के प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो इसके समानांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक ट्रिक होता है, रूल होता है कि यदि प्रत्येक मान में m जोड़ा जाता है, मान लीजिए कि यदि प्रत्येक आंकड़े के प्रत्येक मान में m जोड़ा जाता है तो समांतर माध्य में भी m का ही परिवर्तन होता है, m बढ़ जाता है। तो अगर 7 जोड़ा गया तो 7 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ का जो है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है, बिहार एसआई का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसआई मेंस का एग्ज़ाम में कम से कम 20 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, 20 तो मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 77 का रहा है कि सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। सोहन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, वही मोहन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। यदि वे दोनों एक ही दिशा में, यानी कि सोहन है और एक मोहन है, दोनों एक ही दिशा में, एक चल रहा है 3.5 किलोमीटर पर आवर और एक चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, तो क्वेश्चन करा तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रश्न को आप बनाइएगा। इसको रिक्वायर्ड टाइम जो होगा, इसको कुल दूरी बाय सापेक्ष चाल, क्या रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा? कुल दूरी बाय सापेक्ष चाल। कुल दूरी कितना है? 1.5 किलोमीटर, और सापेक्ष चाल कितना है? एगो है 4 और एक 3.5, घटाना है तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर और नीचे आ जाएगा 0.5 आएगा। अब जी इसको क्या करते हैं, इसको पॉइंट से पॉइंट गया तो ऊपर बन जाएगा 1.5 और नीचे बच जाएगा 5। तो इसको जब आप 0.5 इसको जब आप काटेंगे तो ये 3 घंटा आंसर आएगा, ठीक है, सी आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि यदि 85 सेंटीमीटर और 153 के महत्तम समापवर्तक HCF को 85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है कि HCF किसका HCF ऑफ 85 और 153 का हमको निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 गुने 5, 17 बजे 85 और इसको लिख सकते हैं 17 गुने 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का कॉमन टर्म क्या है 17, तो HCF क्या हो जाएगा 17, HCF क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 85x लिखना है माइनस 153 का वैल्यू 17 दिया गया। जब आप 85x और 153 को उधर जोड़ेंगे 17 के 17 प्लस 153 होगा, तो 17 और 153 मिलके आपको बन जाएगा 170 और इधर बच रहा है 85x। तो 85 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, तो x का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर मैथ का वीडियो आप स्लो करके भी धीरे धीरे करके देख सकते हैं तो समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए कि रानी अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपया है तो उसके पास कितनी राशि थी। देखिए कि कह रहा है कि जितना उसके पास अमाउंट था उसका 6.25% खर्चा कर दिया और उसके पास व्यय की गई राशि 75 है, यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि 6.25% का मान 75 दिया गया। ठीक है, और पूछ रहा है कि 100% कितना होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 1/16, जो कि 75 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 गुना 16। इसको जब आप गुना करते हैं तो 12 से आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज। इसमें गैप कितना का है 6 का, इसमें गैप है आपका 18 का, इसमें गैप है आपका 36 का। देखिए क्या बन रहा है 6 गुने 1, यहाँ बन रहा है 6 गुने 3, यहाँ बन रहा है 6 गुने 6, यानी 6 सब में है तो अगला टर्म 6 तो आएगा ही, अगला टर्म 6 तो आएगा ही। 1 से 3 हो गया यानी +2 बढ़ गया, 3 से 6 हो गया यानी +3 हो गया। तो इसमें क्या बढ़ जाना चाहिए, तो 2 से 3 हो गया तो 3 से 4 बढ़ेगा, तो 4 जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 में 4 जब जोड़ेंगे तो 10। एक मिनट गड़बड़ हो गया, फिर से ट्राई करते हैं। इसमें गैप है 6 का, इसमें 18 का, इसमें है 36 का, यानी कि इसको हम 6 गुने 1, 18 को लिख रहे हैं 6 गुने 6 और 6 गुने 3 और 36 को लिख रहे हैं 6 गुने 6। तो अगला टर्म बोले कि 6 तो आएगा ही, और 1 से 3 हुआ तो +2 बढ़ गया, 3 से 6 हुआ तो +3 बढ़ गया, और ये हो जाएगा +4 बढ़ जाएगा तो ये आएगा 10, यानी कि 60 आएगा। और 60 जो आएगा इसको 60 में ऐड करना होगा तो आंसर आपका बन जाएगा 120। वीडियो लंबा हो गया है मैथमेटिक्स सॉल्व करने की वजह से और वीडियो डिटेल की वजह से, इसीलिए आप वीडियो को 2x करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए उस विकल्प का चयन करना है जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से है। तो सेंटीमीटर का मीटर में जो संबंध है वही पैसा के साथ रुपया का संबंध हो जाएगा। वेल्थ तो होगा नहीं,
सिक्का भी नहीं होगा, पूंजी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए। ए का 26 और टी को 7 लिखते हैं, यानी कि ABCD करके आप देख लीजिएगा, जेड तक जाइएगा और जेड से 1 से स्टार्ट जब करते हैं तो ए पे आएंगे तो 26 आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 24। उल्टा लिखना है, एक जेड को 1 मानना है, तो उसी प्रकार इसको आप निकालेंगे तो ये आपका वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन 83 पर आ जाए। उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो दिन का संबंध सप्ताह से है, तो माह का किससे हो जाएगा? वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाए। एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया। अर्धगोला है और इसका व्यास दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए आर निकाल लीजिए, आर हो जाएगा कितना? 7/2 हो जाएगा, चूँकि व्यास त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाय 2, तो व्यास 7 दिया गया है तो 7/2 हो जाएगा इसका त्रिज्या। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का बनता है 3πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया 3πr²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 गुने 22 अरे पेंसिल मेरा जो है ना वर्क नहीं करता, इसके वजह से लिखने में प्रॉब्लम होता है। 22/7 गुने आर कितना है? तो 7/2 है, तो इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए। तो 1 7 से तो 1 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, ऊपर में आ जाएगा 11 7 77 गुने 3/2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 231/2। ठीक है, 231/2 और ये सही आंसर इसका बन जाएगा 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या? देखिए 27 का कितना आ जाएगा? 27 का तो आ जाएगा 5 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि √25 का 5 आता है, तो 27 है तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। 5 का तो होगा ही नहीं। 3 का होता है 1.732 होता है। एक आंसर आ रहा है। जैसे √16 का क्या मान आएगा? 4 आएगा, तो 17 का क्या आ जाएगा? 4 + 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो यानी कि 3 और 5 के बीच डी आंसर √17 का वो वैल्यू आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए। 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती ज्ञात करने का क्या है? तृतीयानुपाती बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यानी कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात X। ये देखिए यही फार्मूला है तृतीयानुपात करने का। A अनुपात B, इसको डबल समानुपात बोलते हैं, B अनुपात X। तो इसमें A/B लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं B/X। तो X बराबर इधर हो जाएगा B²/A। यही फार्मूला होता है तृतीया अनुपात निकालने का। तो यहाँ B कितना है? तो 30 है, 30 गुने 30 हो जाएगा और बट्टे 12 हो जाएगा। तो 30 को 30 से जब गुना करेंगे तो 900 आएगा, और 12 डिवाइड करना है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 75 आपका आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि आपको मैथ का प्रश्न समझ में आता है। अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाएं। इस चैनल पर हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं BSSC 12 लेवल का सेट प्रैक्टिस। उसमें तो लगभग मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न ज़्यादा। तो 87 का कह रहा है, प्रश्न संख्या 87, कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता। अमरूद दिया है, आलू है और सब्जी है। देखिए अमरूद फल के अंतर्गत रख सकते हैं, फ्रूट। आलू तो वेजिटेबल होगा और ये वेजिटेबल दिया ही है, तो क्या हो जाएगा? सभी आलू जितना भी है वो इसको किसके अंतर्गत रख सकते हैं? सब्जी के अंतर्गत। लेकिन अमरूद जो है फल है, ये इंडिविजुअल है। तो ये सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर C।
87 हो गया। आ जाइए 88 पे। 1 घंटा का लगभग वीडियो हो चुका है। 88 का है कि 1 को 12 लिखते हैं, 12 को 124, 124 को 1248 और 1248 को 124 96 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि अगला टर्म क्या होना चाहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है कलू कि गुना 10 जब आप करते हैं, 1 को 10 से गुना करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा टर्म में भी वही करेंगे, गुना 12 में जब आप 10 से गुना करेंगे और जोड़ इसमें जोड़ना है 4। इस टर्म में यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी 10 से गुना कीजिए प्लस 8 ऐड कीजिए, इसमें आपको आ जाएगा गुना 10 किया गया है प्लस 16 ऐड किया गया है। तो अगला टर्म जो आपका आएगा तो उसमें 10 से तो गुना करना ही होगा, तो 10 से जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 124,960। अरे यार काम तो कर जा सही से। 124,960 आया और 16 तक आ गया। तो देखते हैं, 2 को 4 लिखा, 4 को 8, 8 को 16, तो 16 को 32, तो 32 इसमें ऐड होगा। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, उसके बाद 4, उसके बाद 2, इसके बाद 1। ये आंसर बनेगा, आंसर नंबर डी। सीरीज का ही प्रश्न है। और सीरीज का एक और प्रश्न है, 17 को 36 लिखते हैं, 36 को 76, 76 को 158, तो अगला टर्म क्या आएगा। तो इसको क्या किया गया है, गुने 2 प्लस 2 करते हैं, तो 17 दूना 34, 2 36 आएगा। फिर 36 को 76, तो 36 गुना 2 प्लस 4। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप गुना करते हैं तो गुना 2 करेंगे तो 152 आएगा, उसमें 6 ऐड करना है, यानी कि 2 पहले ऐड करा है, फिर 4 ऐड करा, फिर 6 करा, तो अगला टर्म में क्या ऐड होगा, तो 8 ऐड होना चाहिए। तो 2 करते हैं, तो इसको जब 2 से गुना करें तो 8 दूना 16, 15 दूना 30 है 1, 31, 316 आएगा, उसमें 8 ऐड करना था, ये आ जाएगा 324। ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए। किसी विशेष कूट में हंगर को ये लिखा जाता है, UHATRE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्विमिंग के लिए क्या आएगा। देखिए HUNGER। देखिए इसका स्थानीय वैल्यू में जब आप 13 ऐड करेंगे तो आपको U आ जाएगा, U21 होगा। और ये हो जाएगा, H का मान कितना होता है 8, तो 8 में जब आप 13 ऐड करते हैं तो U आता है। उसी प्रकार आप 21 है, जैसे U का वैल्यू 21 है, यहाँ देखिए U 21 है और यहाँ जो है H उसके बदला में दिया गया है 8, तो 21 में से 8 घटाएंगे यानी 13 घटाते हैं, तो एक में क्या किया गया है प्लस 13 किया गया है, दूसरे में माइनस 13 किया गया, फिर अगला में 13 हो जाएगा प्लस, फिर अगला में 13 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप जब सॉल्व करिएगा तो आपको स्विमिंग का जो आंसर आएगा ये आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाएं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये 8 है, यहाँ से ये 27 है, 1 का 1 है, तो यहाँ का क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 1 का लेते, 1 का क्यूब बराबर 1 होता, 2 का क्यूब बराबर दिया गया है 8, तो उसी प्रकार 3 का क्यूब दिया गया है, तो 3 का क्यूब 27 होता, तो 4 का क्यूब, तो 4 चौका 16 चौका 64, इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है, इसमें जो संबंध है वही इससे स्थापित करना। देखिए एक तो आप बना सकते हैं कि 2 को आप स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आ जाएगा, उसी प्रकार 32 को आप स्क्वायर करेंगे तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1024 आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक ये हुआ तरीका। 1 2 को 32 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 के ऊपर टू दी पावर 5 आप करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा, और उसी प्रकार 4 के ऊपर टू दी पावर 5 करेंगे तो आपका आंसर 1024 आएगा। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए कि एक लड़का है
सोहन, एक लड़का है सोहन। सोहन ने एक लड़के की तरफ, एक कोई लड़का है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि वह राज का पुत्र है। ये लड़का कौन है? राज का पुत्र है, जो मेरी छोटी बहन का पिता है। और इसका सोहन का कोई सिस्टर होगा, सिस्टर इसका पिता है। तो राज का सोहन के साथ क्या संबंध है? तो राज का सोहन पुत्र होगा। तो राज का सोहन के साथ क्या संबंध होगा? तो पुत्र होगा। 93 ये आंसर होगा कि सोहन का राज क्या होगा? फादर होगा। 94 पे आ जाए। प्लस का अर्थ घटाना, भागा का अर्थ जोड़ना, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग है। यहाँ 15 है, यहाँ भाग, भाग का मतलब क्या है? जोड़ना। यहाँ जोड़ हो जाएगा। 5 है तो 5 है। प्लस का मतलब है, प्लस को घटाना बोलते हैं। यहाँ घटाइए तो कितना आ रहा है? 15 प्लस, और ये घटा के -3 आएगा, और 15 ये प्लस माइनस करेंगे तो 15 - 3 आएगा, जो कि 12। ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाए कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आएगा। इसका 1 आएगा, इसका भी 1, इसको 2, इसको 4 लिखा गया है। और इसी में कुछ ऑपरेशन किया गया है। क्या ऑपरेशन है देख लीजिए। इसमें कोई गैप नहीं, 0 का अंतर है। इसको +1 किया गया है, इसमें +2 किया गया है, तो इसमें +3 होगा। तो यानी +3 जब आएगा तो 7 आएगा। 7 का वैल्यू जी का स्थानीय मान जो है 7 होता है, तो जी आंसर इसका बनेगा। 95 हो गया। अब आ जाइए, लगभग आपका प्रश्न समाप्त है। वीडियो चूँकि लंबा बन गया है डिटेल बनाने के चक्कर में, तो आप वीडियो को 2x करके देख लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। 96 पे आ जाए। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखिए 124 96 है, यहाँ क्या लिखा गया है? 124 48, और यहाँ क्या लिखा गया है? 124 24, यानी 24 शुरू पहले 124 सब में है, और लास्ट में 24 को 48, 48 को 96, तो इसका आधा 12 हो जाएगा। तो 124 तो रहेगा ही, और ये 24 का आधा 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाए कि सालोलिज्म का क्वेश्चन है, और कथन क्या दिया गया है? सभी लाल जो है सफ़ेद हैं, सभी रेड जो हैं वाइट हैं, सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद काले हैं। सभी सफ़ेद को ब्लैक मान लीजिए, काला है, ये बना दिए। अरे इस पैटर्न पे बना दिए। सभी लाल, लाल है, सफ़ेद है, ऐसे मान लेते हैं, और सभी सफ़ेद जो है काला है। अब कह रहा है कुछ सफ़ेद लाल है, कुछ सफ़ेद लाल होगा, हो जाएगा। कुछ काला लाल होगा, कुछ काला लाल होगा, हो जाएगा। कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले नहीं हैं। अरे यार क्या, कुछ लाल सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद काला है। तो कुछ सफ़ेद लाल हैं, कुछ सफ़ेद लाल हैं, हो जाएगा। कुछ काला लाल है, कुछ काला लाल है, ये भी हो जाएगा। कुछ लाल काले नहीं है, कुछ लाल काले नहीं है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट जब दिया रहता है तो उसे निगेटिव कंक्लूजन जो है ड्रॉ नहीं किया जा सकता। और सभी काले सफ़ेद है, सभी काला का सफ़ेद हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कन्फर्म दिया है, मे बी पॉसिबल में ये संभव है, पॉसिबिलिटी केस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा? ओनली 1 and 2 फॉलो, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 98 पे आ जाएँ। रूट अंडर 1.21 गुने 0.9 दिया गया है। देखिए इसको क्या करते हैं? 1.21 गुने 0.9 है, और 1.1 है गुने 0.11 है। ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इससे इसको काट दीजिए। 1 एक के बाद है तो इसको इससे काट दीजिए, ठीक है।
आ जाएगा ऊपर में 121 गुने 9, नीचे में आ रहा है 11 गुने 11, 11 से 11 कट जाएगा, ऊपर में 9 बच रहा है, यानी √9, और 9 का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 करा कि दो घनों का आयतन दिया गया 64 1331 है और उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। तो घन से निकालने के लिए मान के चलिए √3 कर दीजिए, इसको PQ आता है, तो ये 4 आ जाएगा। घन का भुजा निकालने के लिए हमको करना पड़ता है, भुजा होता है √, आयतन 3 के ये होता 3 आयतन होता। तो इसको ये क्या कीजिए, इसको 4 का Q है और ये 11 का Q है। ठीक है। तो इसका भुजा जो हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा। और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 6a², 6a² होगा और इधर भी होगा 6a²। देखिए a से a तो कट जाएगा, एक 4 दिया है, a का मान 1 साइड 11 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 11 का हो जाएगा 11 के स्क्वायर 121। तो सही आंसर बन जाएगा 16:16 रेशियो 121। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लीजिए, 100 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 100, दो संख्याओं का लघुत्तम दिया गया है, यानी LCM से 721 और उन संख्याओं का अनुपात दिया गया, तो योग पूछा है। तो मान के चलिए फर्स्ट संख्या x है, फर्स्ट संख्या मान लीजिए x और सेकेंड मान लीजिए 7x। ठीक है। ये दो संख्या दिया गया और इसका LCM कितना होगा, LCM क्या हो जाएगा, x और 7x का LCM क्या हो जाएगा, तो LCM इसका हो जाएगा LCM बराबर 7x ही हो जाएगा। और 7x का मान क्वेश्चन में दिया गया है 721। 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 0 7 या 21, यानी x का वैल्यू 103 के बराबर आ जाएगा। अब पूछ रहा है संख्या का योग कितना होगा, तो एक x है और एक 7x है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और 8 और x का वैल्यू 103 है, तो 8 गुना 103, तो इसको जब आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 824। ठीक है। तो आशा करते हैं आपकी अब 20 प्रश्न रीजनिंग और मैथ से था, तो आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न में अगर प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं एक और दरोगा के प्रीवियस ईयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।